सुबह का समय था। बुसौसान के मशहूर बैरन बैंक का मैनेजर सॉन्ग रोज की तरह काम पर जाने के लिए तैयार होता है। घर से निकलते वक्त उसकी बेटी ही और छोटा बेटा मिंजुन भी उसके साथ कार में बैठ जाते हैं, क्योंकि सॉन्ग उन्हें स्कूल छोड़ने वाला होता है। जाते समय उसे कार के अंदर एक अजीब सी बदबू महसूस होती है, लेकिन वह सोचता है कि शायद उसका वहम होगा। पत्नी से विदा लेकर वह गाड़ी आगे बढ़ा देता है। कुछ देर बाद कार के अंदर अचानक किसी फोन की घंटी बजने लगती है। सॉन्ग अपनी बेटी से फोन उठाने को कहता है, लेकिन वह बताती है कि यह उसका फोन नहीं है। तब सॉन्ग ग्लव बॉक्स खोलता है और अंदर एक अनजान मोबाइल देखकर हैरान रह जाता है। वह कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ मौजूद अजनबी कहता है कि उसके पास इस कार से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी है। सॉन्ग उसे कोई ठग समझकर तुरंत फोन काट देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मोबाइल के वॉलपेपर पर पड़ती है, जिसमें उसके पूरे परिवार की तस्वीर लगी होती है। हैरानी से वह बेटी से पूछता है तो वह बताती है कि यह पिछले साल की फैमिली ट्रिप की फोटो है, जिसमें सॉन्ग अपने काम की वजह से शामिल नहीं हो पाया था। यही तस्वीर उसकी मां ने फेसबुक प्रोफाइल पर भी लगाई हुई है। अब सॉन्ग समझ नहीं पाता कि आखिर ये फोन किसका है। तभी दोबारा कॉल आती है। इस बार वह आदमी सॉन्ग के बारे में एक एक बात बताने लगता है और फिर ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि कार की सीटों के नीचे प्रेशर सेंसर वाला बम लगा हुआ है। अगर कोई भी कार से बाहर निकला तो कुछ ही सेकंड में धमाका हो जाएगा। सॉन्ग इसे भी मजाक समझकर फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद वह पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है। जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिर से कॉल आ जाती है। अजनबी पूछता है कि क्या उसे कार में आ रही अजीब बदबू महसूस हुई थी। अब सॉन्ग सचमुच डर जाता है। वह आदमी बताता है कि वह हर पल उस पर नजर रखे हुए है और अगर उसने कार से बाहर कदम रखा तो उसके दोनों बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। तभी पेट्रोल पंप का कर्मचारी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए नीचे उतरने को कहता है, लेकिन सॉन्ग घबराकर उसे पैसे थमा देता है और खुद ही पेट्रोल भरने के लिए कह देता है। इसके बाद अजनबी के कहने पर वह सीट के नीचे हाथ डालकर देखता है और वहां सचमुच बम लगा हुआ मिलता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई मजाक नहीं है। वे आदमी बताता है कि डिटोनेटर उसी के पास है और अगर पुलिस को खबर दी गई तो वह तुरंत बम उड़ा देगा। डरा हुआ सॉन्ग पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। जवाब मिलता है कि 1.7 अरब वॉन एक खाते में ट्रांसफर करने होंगे और 96 करोड़ वॉन नकद देने होंगे। सॉन्ग कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अजनबी उसे याद दिलाता है कि इतने बड़े बैंक का मैनेजर होने के नाते उसके लिए इतनी रकम जुटाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसी बीच वे बच्चों के स्कूल पहुंच जाते हैं। मिंजुन के कुछ दोस्त उससे मिलने कार के पास आते हैं, लेकिन सॉन्ग घबराकर उन्हें दूर भगा देता है और अपने बेटे को भी बाहर निकलने से रोक देता है। बच्चे समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तब मजबूर होकर सॉन्ग उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है कि उनकी सीटों के नीचे बम लगा है। ये सुनते ही दोनों बच्चे बुरी तरह घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद सॉन्ग के एक सहकर्मी का फोन आता है। वह भी डरा हुआ बताता है कि उसकी कार में भी बम लगाया गया है और उससे भी भारी रकम मांगी जा रही है। सॉन्ग उसका पता पूछकर तुरंत वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके सहकर्मी की पत्नी भी कार में बैठी है, लेकिन वह इस धमकी को झूठ मानती है और बाहर निकलने की जिद करने लगती है। सॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी बिल्कुल भी कार से बाहर मत निकलो। वह कुछ देर के लिए मान भी जाती है। तभी एक राहगीर सॉन्ग पर रास्ता रोकने के लिए चिल्लाने लगता है। सॉन्ग माफी मांगकर अपनी कार थोड़ा आगे ले जाता है। इसी दौरान सहकर्मी की पत्नी इंतजार करते करते तंग आ जाती है और जैसे ही कार से बाहर कदम रखती है, अगले ही पल जोरदार धमाका हो जाता है। विस्फोट इतना भयानक होता है कि पति पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर सॉन्ग और उसके बच्चे बुरी तरह सहम जाते हैं। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो जाता है कि बम असली है। धमाके के दौरान उड़कर आया लोहे का एक टुकड़ा मिंजुन के पैर में जा धंसता है। दर्द से वह जोर जोर से चीखने लगता है और उसका काफी खून बहने लगता है। अपने बेटे की हालत देखकर सॉन्ग टूट जाता है। तभी अजनबी फिर फोन करके पैसे की मांग दोहराता है। मजबूर होकर सॉन्ग पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और हाथ जोड़कर अपने बेटे को अस्पताल ले जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन वह आदमी साफ कह देता है कि उसे बच्चे की जान से कोई मतलब नहीं। इतना ही नहीं, अब वह मारे गए सहकर्मी के हिस्से के पैसे भी सॉन्ग से ही मांगने लगता है। सॉन्ग समझाता है कि इतनी बड़ी रकम निकालने पर बैंक में शक हो जाएगा, लेकिन अजनबी बताता है कि उसे सॉन्ग के विदेशी खातों तक की पूरी जानकारी है। आखिरकार सॉन्ग अपने एक अधीनस्थ कर्मचारी को फोन करता है और कहता है कि उसे एक शानदार निवेश का मौका मिला है। वह उसे तुरंत बड़े बड़े ग्राहकों से ज्यादा निवेश करवाने के लिए कहता है। कर्मचारी उसकी बात मानकर वीआईपी ग्राहकों से संपर्क शुरू कर देता है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी जुटाई गई रकम उस रहस्यमयी अपराधी की मांग पूरी करने के लिए काफी नहीं होती। बेबस होकर सॉन्ग अपने अधीनस्थ कर्मचारी से कहता है कि सभी वीआईपी ग्राहकों की सूची तुरंत भेजे ताकि वह खुद उनसे बात कर सके। कुछ देर बाद वह बैंक की सबसे बड़ी ग्राहक को फोन करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक ऐसा निवेश का मौका आया है
जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। महिला उसकी बात ध्यान से सुनती है और बताती है कि उन्होंने अभी अभी अपनी एक जमीन भी बेची है, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे अपने पति से सलाह करनी होगी। सॉन्ग बार बार कहता है कि ये काम अभी और इसी वक्त करना जरूरी है। उसकी बेचैनी देखकर महिला को शक होने लगता है और वह तुरंत निवेश करने से साफ मना कर देती है। तभी रहस्यमयी कॉलर फिर आदेश देता है कि पहले नकद रकम पहुंचाई जाए। वह सॉन्ग से कहता है कि अपनी पत्नी को फोन करके बैंक से सारे पैसे निकलवाए और बताए गए स्थान पर पहुंचाने को कहे। मजबूरी में सॉन्ग अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे बैंक से पूरी रकम निकालकर तय जगह पर पहुंचाने के लिए कहता है। उसकी पत्नी यह सुनकर हैरान रह जाती है। तभी उसे फोन पर अपने बेटे मिनजुन के रोने की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। सॉन्ग उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है, जबकि ही भी अपनी माँ से कहती है कि वे सुरक्षित है। लेकिन पत्नी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह पुलिस को खबर करने की बात कहती है। ये सुनते ही सॉन्ग घबराकर उसे सख्त मना कर देता है और हाथ जोड़कर कहता है कि वह जैसा कह रहा है वैसा ही करे। आखिरकार उसकी पत्नी मान जाती है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में पहले हुए कार धमाके की जांच चल रही होती है। अधिकारी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिसमें धमाके से पहले सॉन्ग अपने सहकर्मी से बात करता दिखाई देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। फुटेज में यह भी दिखाई देता है कि विस्फोट से ठीक पहले सॉन्ग अपनी कार लेकर वहां से हट गया था। यही देखकर पुलिस को शक हो जाता है कि उसे पहले से धमाके की जानकारी थी। वे ये मान बैठते हैं कि किसी कारोबारी दुश्मनी की वजह से उसी ने अपने सहकर्मी की हत्या करवाई है और अब वही पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। कुछ देर बाद सॉन्ग बैंक के बाहर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी भी आ चुकी होती है, लेकिन उसके साथ एक दोस्त भी होती है, जिसे देखकर सॉन्ग और ज्यादा घबरा जाता है। उसकी पत्नी बैंक के अंदर पैसे निकालने चली जाती है, जबकि उसकी दोस्त सॉन्ग की कार के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है। सॉन्ग उसे दूर रहने का इशारा करता है और तुरंत वहां से गाड़ी आगे बढ़ा देता है। बैंक से पैसे निकालने के बाद कॉलर के निर्देश के अनुसार उसकी पत्नी पैसों से भरा बैग एक डाक पेटी के सामने रख देती है। तभी वह घबराकर बताती है कि एक लंबा आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है और अजीब नजरों से उसे घूर रहा है। ये सुनते ही सॉन्ग तेजी से वहां पहुंचने निकल पड़ता है और पत्नी से तुरंत वहां से हट जाने को कहता है। लेकिन जब तक वह पहुंचता है, पुलिस उसकी पत्नी की मदद से उस संदिग्ध आदमी को गिरफ्तार कर चुकी होती है। ये देखकर सॉन्ग राहत की सांस लेता है और उसे लगता है कि अब उसका परिवार बच गया है। तभी फोन पर मौजूद वही रहस्यमयी आदमी हंसते हुए कहता है कि उन्होंने पुलिस को शामिल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद वह धमाके की उल्टी गिनती शुरू कर देता है। सॉन्ग और उसके बच्चे आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी कार नहीं बल्कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर रखी वही डाक पेटी जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। खुशकिस्मती से सॉन्ग की पत्नी इस विस्फोट में बच जाती है और फोन पर अपने पति से बात भी कर लेती है। इसके बाद घबराया हुआ सॉन्ग वहां से गाड़ी दौड़ा देता है, जबकि कॉलर लगातार उसे हर हाल में पैसे पहुंचाने का आदेश देता रहता है। उधर पुलिस एक और सीसीटीवी फुटेज देखती है और उसमें भी सॉन्ग को धमाके वाली जगह के आसपास मौजूद पाती है। अब उनका शक और गहरा जाता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि इन लगातार हो रहे धमाकों के पीछे सॉन्ग का ही हाथ है, इसलिए वे उसे पकड़ने के लिए तुरंत तलाश अभियान शुरू कर देते हैं। इसी बीच सॉन्ग अपने अधीनस्थ कर्मचारी को फोन करता है, लेकिन पता चलता है कि वह अब भी पूरी रकम इकट्ठा नहीं कर पाया है। गुस्से और लाचारी में सॉन्ग उस पर चिल्ला पड़ता है। फिर वह कॉलर से विनती करता है कि जितनी रकम जुटी है वह अब भी ट्रांसफर कर देगा, बस उसके मासूम बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन रहस्यमयी कॉलर साफ कह देता है कि जब तक उसे उसकी मांगी हुई पूरी रकम नहीं मिल जाती, वह किसी तरह की रियायत नहीं देगा। इसी बीच मिनजुन की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। काफी खून बह जाने की वजह से वह बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। सॉन्ग बार बार हाथ जोड़कर कॉलर से अपने बेटे को अस्पताल ले जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी एक पुलिस अधिकारी सॉन्ग की कार के पास आता है और उसे बाहर निकलकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन सॉन्ग मना कर देता है और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। पुलिस भी उसका पीछा शुरू कर देती है। देखते ही देखते कई पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर भी उसे घेरने के लिए लगा दिए जाते हैं। शहर की सड़कों पर जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है। काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार पुलिस सॉन्ग की कार को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। एक अधिकारी उसे बाहर आने का आदेश देता है, लेकिन कॉलर के दबाव में सॉन्ग चिल्लाकर कहता है कि उसकी कार की सीटों के नीचे बम लगा है। वह धमकी देता है कि अगर उसे जाने नहीं दिया गया तो वह अपने बच्चों के साथ खुद ही बम उड़ा देगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर में बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया जाता है। पुलिस प्रमुख स्नाइपर्स को आदेश देता है कि जैसे ही बच्चे कार से बाहर निकले उसी वक्त सॉन्ग को गोली मार दी जाए। तभी एक महिला पुलिस अधिकारी सॉन्ग के पास आती है
और उससे कम बच्चों को बाहर भेजने की गुजारिश करती है, लेकिन बेबस सॉन्ग मना कर देता है और उसे फोन की स्क्रीन दिखाता है, जिससे पता चलता है कि कोई लगातार उसे निर्देश दे रहा है। अब महिला अधिकारी को भी समझ आ जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। वह उन्हें पानी की बोतलों के साथ एक वॉकी टॉकी देती है ताकि पुलिस कॉलर की बातें सुन सके। पुलिस के हटते ही सॉन्ग वॉकी टॉकी को फोन के पास रखकर कॉलर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसके फोन पर एक संदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि वॉकी टॉकी तुरंत कार के बाहर फेंक दो। मजबूर होकर सॉन्ग ऐसा ही करता है और पुलिस वाले हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए सॉन्ग देखता है कि आसपास भारी भीड़ जमा हो चुकी है। उसे शक होता है कि कॉलर भी इसी भीड़ में कहीं मौजूद है। वह कार का हॉर्न बजाता है और फोन की दूसरी तरफ भी वही आवाज सुनाई देती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अपराधी यहीं आसपास छिपा हुआ है। थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर भीड़ में एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन वह चाहकर भी पुलिस को इशारा नहीं कर पाता। तभी कॉलर कहता है कि अगर सॉन्ग ने हमेशा एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताई होती तो आज यह दिन कभी नहीं आता। फिर वह उसे 6 साल पहले की बात याद करने को कहता है, जब वह बैरन बैंक में काम करता था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ बता पाता, कॉल अचानक कट जाती है। दरअसल पुलिस ने पूरे इलाके के मोबाइल सिग्नल बंद कर दिए होते हैं, जिससे कॉलर का संपर्क टूट जाता है। इसके बाद पुलिस सॉन्ग से उसका फोन मांगती है, लेकिन वह चालाकी से अपना निजी मोबाइल दे देता है, जबकि असली फोन अपने पास ही छिपाए रखता है। उधर बम निरोधक दस्ता कार की जांच करता है और पता चलता है कि बम सिर्फ आगे वाली सीटों के नीचे लगे हैं, पीछे नहीं। इसका मतलब मिनजुन और ही फिलहाल सुरक्षित है। तुरंत मिनजुन को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है, लेकिन ही अपने पिता को अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। पुलिस उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक स्नाइपर पर पड़ जाती है, जो उसके पिता पर निशाना साधे हुए होता है। ये देखकर ही अचानक आगे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब वह भी कार से बाहर नहीं निकल सकती। अपनी बेटी का यह फैसला देखकर सॉन्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे स्नाइपर के बारे में कैसे पता चला। ही जवाब देती है कि वह अपने पिता को अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ महिला पुलिस अधिकारी पुलिस प्रमुख पर आरोप लगाती है कि स्नाइपर तैनात करके उसने लड़की को डरा दिया, लेकिन पुलिस प्रमुख कहता है कि सॉन्ग ही असली अपराधी है, क्योंकि उसके फोन में उस रहस्यमयी कॉलर की एक भी कॉल रिकॉर्ड नहीं मिली है। तभी वहां जिनवू नाम का एक युवक पहुंचता है और खुद को सॉन्ग का भाई बताकर उससे मिलने की अनुमति मांगता है। पुलिस भी सोचती है कि शायद वह सॉन्ग को समझाकर उसकी बेटी को बाहर निकलवा सके, इसलिए उसे जाने देती है। लेकिन जैसे ही जिनवू सॉन्ग के पास पहुंचता है, वह चौंका देने वाला सच बता देता है कि वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड और फोन करने वाला शख्स है। गुस्से में सॉन्ग उसे पकड़ लेता है, लेकिन जिनवू तुरंत धमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वह बम उड़ा देगा। वह कहता है कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए सब लोग साथ में मर जाएं तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सॉन्ग पूरी तरह टूट जाता है। वह वादा करता है कि किसी भी तरह पूरी रकम का इंतजाम कर देगा और बस अपनी बेटी को छोड़ देने की भीख मांगता है। हैरानी की बात यह होती है कि जिनवू उसकी बात मान लेता है और कुछ देर के लिए बम को निष्क्रिय कर देता है, जिससे ही सुरक्षित कार से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जिनवू बताता है कि उसने पहले ही एक टाइम बम चालू कर दिया है, जो सिर्फ 18 मिनट बाद फट जाएगा। वह ऐलान करता है कि ही अब उसके साथ जाएगी और अगर तय समय तक पैसे नहीं मिले तो लड़की भी जिंदा नहीं बचेगी। इतना कहकर वही को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। पुलिस उसे सचमुच सॉन्ग का भाई समझती है, इसलिए कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। दूसरी तरफ सॉन्ग भी मजबूरी में अपनी कार लेकर वहां से निकल पड़ता है और पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा करती रहती हैं। इसी दौरान सॉन्ग की पत्नी टीवी पर लाइव खबर देखती है। वहां वह उस आदमी को सॉन्ग का भाई बताते हुए देखती है, लेकिन वह तुरंत पहचान जाती है कि वह झूठ बोल रहा है। वह फौरन पुलिस को फोन करके सच्चाई बता देती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिनवू ही को लेकर पुलिस की नजरों से गायब हो चुका होता है। उधर सॉन्ग आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन करता है और गिड़गिड़ाकर पैसे उधार मांगता है। वह कहता है कि किसी की जान खतरे में है, लेकिन उसका अधिकारी बेरहमी से मना कर देता है। वह उल्टा सॉन्ग को धमकी देता है कि बिना अनुमति ग्राहकों का पैसा इस्तेमाल करने की वजह से अब बैंक उसी पर धोखाधड़ी का केस करेगा। ये सुनकर सॉन्ग पूरी तरह टूट जाता है। फिर वह अपनी पत्नी को फोन करके कहता है कि उसके सभी खातों में जितना भी पैसा है सब उसी खाते में ट्रांसफर कर दे जो कॉलर ने बताया था। तभी जिनवू सॉन्ग को फोन करके एक पुराने बंदरगाह पर आने का आदेश देता है। ये जगह देखते ही सॉन्ग को 6 साल पुरानी घटना याद आ जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि 6 साल पहले सॉन्ग बैरन बैंक में एक साधारण कर्मचारी था। उस समय बैंक ने झूठे वादे और भ्रामक योजनाओं के जरिए एक केमिकल फैक्ट्री के मजदूरों को अपनी जमा पूंजी निवेश करने के लिए बहका दिया था, लेकिन अचानक बाजार गिर गया और उन सभी लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। उन्हीं पीड़ितों में एक गरीब गर्भवती महिला भी थी, जिसने अपनी सारी जमा पूंजी बैंक में लगा दी थी। जब सच सामने आने लगा
तब सॉन्ग ने बैंक को बचाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए और पूरे घोटाले पर पर्दा डाल दिया। उसके इस काम से खुश होकर बैंक के बड़े अधिकारियों ने उसे प्रमोशन देकर ब्रांच मैनेजर बना दिया। वहीं वह गर्भवती महिला रोते हुए सॉन्ग से कम अपनी मूल रकम वापस दिलाने की गुहार लगाती रही, लेकिन लालच में अंधे सॉन्ग ने उसकी एक नहीं सुनी। अब पता चलता है कि वही महिला जिनवू की पत्नी थी और आज वह अपने पूरे परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने लौटा है। वर्तमान में जिनवू ही को लेकर गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसे एक फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके बताए गए खाते में अरबों वॉन जमा हो चुके हैं। जिनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि यह पैसा उसने उस धोखेबाज बैंक के खिलाफ मुकदमा जीतकर हासिल किया है और अब सभी पीड़ित लोग नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे। थोड़ी देर बाद सॉन्ग उसी पुराने केमिकल फैक्ट्री के पास बने बंदरगाह पर पहुंचता है। वहां जगह जगह बैंक के खिलाफ लगे विरोध प्रदर्शन के पोस्टर दिखाई देते हैं। तभी उसे दूसरी कार में बंधी हुई अपनी डरी सहमी बेटी ही दिखाई देती है। उसे देखकर सॉन्ग की आंखें भर आती हैं। वह बेटी से माफी मांगते हुए स्वीकार करता है कि लालच में आकर उसने जिंदगी में कई गलत काम किए और आज वही पाप उसके सामने खड़े हैं। तभी जिनवू आकर सॉन्ग की कार की आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। सॉन्ग उससे दिल से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वह सभी पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जिनवू उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह बताता है कि उसने और उसकी पत्नी ने बैरन बैंक के खिलाफ न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुकदमा लड़ने के लिए उन्हें दूसरे बैंक से कर्ज लेना पड़ा और धीरे धीरे वे कर्ज के ऐसे जाल में फंस गए जिससे कभी निकल नहीं सके। आखिरकार उसकी पत्नी ने अपने अजन्मे बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली और उसी दिन जिनवू ने अपनी पूरी दुनिया खो दी। इसके बाद वह सॉन्ग से कहता है कि कार को समुद्र में उतार दे ताकि बम फटे भी तो उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचे। सॉन्ग भारी मन से कार सीधे समुद्र में उतार देता है। गाड़ी पानी में डूबने लगती है। जिनवू बेहोश हो जाता है। सॉन्ग उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। कुछ ही पल बाद बम फट जाता है। किसी तरह सॉन्ग विस्फोट से बच निकलता है और पुलिस उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। होश में आते ही वह सबसे पहले जिनवू के बारे में पूछता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक घटना के बाद सॉन्ग पूरी तरह बदल जाता है। वह फैसला करता है कि अब वह निर्दोष लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। वह सबके सामने आकर बैंक के सारे घोटालों और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है। वह यह भी मानता है कि सबूत उसी ने नष्ट किए थे, लेकिन उसका बयान ही असली दोषियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाने के लिए काफी साबित होता है। आखिर में सॉन्ग अपनी कार चला रहा होता है, तभी उसके पुराने वरिष्ठ अधिकारी का फोन आता है। वह सॉन्ग से सच्चाई उजागर न करने की विनती करता है और यहाँ तक कहता है कि उसकी नौकरी भी वापस दिला देगा, लेकिन सॉन्ग बिना कुछ सोचे फोन काट देता है। अब वह ठान चुका होता है कि इस बार न्याय दिलाकर ही रहेगा। यहीं पर इस रोमांचक और रहस्यमयी कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।